हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज ट्रांसफार्मर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस टॉपिक में बात किए थे ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड दियर न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। एक्चुअली ट्रांसफार्मर्स हैव टू फिगर्स ऑफ मेरिट। टू फिगर्स ऑफ मेरिट करने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग दो तरह से डिटरमाइन करते हैं। या हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, फिगर्स ऑफ मेरिट ट्रांसमिशन लाइन में भी आप देख सकते हैं, दे हैव टू फिगर्स ऑफ मेरिट लाइक दैट एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन। उसी तरह ट्रांसफार्मर के पास भी जो है दो फिगर्स ऑफ मेरिट है, एक एफिशिएंसी जो डायरेक्टली जो है मनी से रिलेटेड यानी कि पैसा से, और दूसरा जो है वोल्टेज रेगुलेशन जिसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन दिस वन। तो वोल्टेज रेगुलेशन है क्या? तो वोल्टेज को रेगुलेट करना यानी कि वोल्टेज के वेरिएशंस को दर्शाना। वोल्टेज के वेरिएशंस को यानी कि अगर आप जो इनपुट वोल्टेज देते हैं उसके बाद जब हम लोग लोड लगाते हैं तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आता है उन दोनों में डिफरेंस को ये इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि आप वोल्टेज कितना देते हैं और कितना पाते हैं, डैट इज़ द रेगुलेशन। जैसे हम लोग फैन में इनपुट वोल्टेज आ रहा है, बट हम लोग रेगुलेटर के थ्रू जो है उस इनपुट वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड आना चाहिए, बट रेगुलेटर के थ्रू हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट स्पीड पे। उसी तरह हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो कहीं भी अगर हम लोग डिफाइन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को, वोल्टेज रेगुलेशन, देन हम लोग हमेशा बात करते हैं डिफरेंस इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड वोल्टेज, दिस वन। यानी कि हम लोग ट्रांसफार्मर में जो बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन नो लोड, डिफरेंस इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड वोल्टेज। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो रेटेड आउटपुट वोल्टेज है ना। तो रेटेड आउटपुट वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फॉर द ट्रांसफार्मर ये एक जनरल फार्मूला है। फॉर द ट्रांसफार्मर अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करना चाहें, देन वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस और चेंज इन वोल्टेज, change in magnitude of terminal voltage from no load to full load with respect to rated secondary voltage at full load. Rated secondary voltage at full load for the given power factor, यानी कि पावर फैक्टर दिया हुआ होना चाहिए एंड अल्सो द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और पावर फैक्टर भी स्पेसिफाइड है, यानी कि ये लोड लगा हुआ है यानी कि पावर फैक्टर स्पेसिफाइड है, 0.8 0.9 पावर फैक्टर लाइक दैट। तो फॉर द गिवन इनपुट वोल्टेज एंड पावर स्पेसिफाइड पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू दियर रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के लिए रेटेड हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं वो ऑलवेज फॉर फुल लोड हम लोग करते हैं, दिस वन। तो अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करना चाहें, ये इंटू 100 होगा। अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को एक्चुअली जो है हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक परसेंटेज में और दूसरा पर यूनिट में। पर यूनिट यानी कि पर यूनिट आगे आप लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में।
पर यूनिट हम लोग कोई पैरामीटर का अगर बात करते हैं तो उसका एक्चुअल वैल्यू बाई रेटेड वैल्यू या बेस वैल्यू। तो उसी तरह पर यूनिट में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, देन नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाई वी रेटेड। ओके, ये पर यूनिट हो गया। तो रेटेड वोल्टेज नीचे, ऊपर में डिफरेंस इन वोल्टेज है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब सोचो कि कोई भी डिवाइस है हमारा, तो ये नो लोड से फुल लोड वोल्टेज, यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है। जब कोई लोड नहीं है तो आउटपुट हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है उस समय वो वोल्टेज, और जैसे ही हम लोग लोड लगा है उस समय जो वोल्टेज आ रहा है, देन वो ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है, सिंपल। तो हम लोग चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन में ड्रॉप कम से कम हो, जितना कम से कम हो उतना अच्छा हो। यानी कि हम लोग फिगर ऑफ मेरिट में जो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बात कर रहे हैं, वो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जो है जितना लो हो उतना अच्छा। यानी कि फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी लो। गॉट इट। वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमेशा कम होना चाहिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ अब यहाँ पे फॉर द ट्रांसफार्मर जो हम लोग बात करेंगे, फॉर द ट्रांसफार्मर VNL यानी कि वोल्टेज एट नो लोड, ये हमेशा E2, ओके, और VFL ये V2 यानी ये टर्मिनल वोल्टेज, ओके। और रेटेड वोल्टेज जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या लेते हैं, E2 के टर्म में, सिंपल। गॉट इट, E2 के टर्म में। तो अगर हम लोग को यहाँ डिफाइन करना हुआ वोल्टेज रेगुलेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस V2 बाई E2। ये एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन। कहीं भी आप E2 का वैल्यू निकाल लो, V2 का वैल्यू निकालो, दोनों में डिफरेंस कर लो और डिवाइड कर लो E2 से, वो एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन निकल गया, है ना। अब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या हुआ, पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, फॉर द ट्रांसफार्मर E2 माइनस V2 बाई E2 फॉर द ट्रांसफार्मर, है ना। तो आप याद करो, इक्विवेलेंट वोल्टेज रेफर्ड टू सेकेंडरी, है ना। देन ये होगा E2, ये एक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस वन, ऑल ऑफ यू नो, नहीं नाउ। अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो E2 इक्वल टू क्या होगा, V2 प्लस I2 RE2 प्लस JXE2 लिख सकते हैं। इंडक्टर है तो J हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, है ना। इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। तो E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 ZE2, ओके। यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ निकालना चाहें E2 माइनस V2, तो ये क्या हो जाएगा, I2 ZE2 बाई E2, दिस वन, पर यूनिट इम्पिडेंस ड्रॉप, ओके। तो अब हम लोग इसका जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे फॉर द डिफरेंट लोड, ओके, फॉर द इंडक्टिव लोड, फॉर द कैपेसिटिव लोड, ओके, जस्ट सी नाउ। अब यहाँ पे जो है लोड जो है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। ऑफ कोर्स लोड है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट कंप्लीट है हमारा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, करंट जो इसमें फ्लो करेगा I2
ये V2 से क्या होगा, लैग करेगा। तो हम लोग लेट V2 इज टेकन एज रेफरेंस, हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 को रेफरेंस ले रहे हैं। तो जब हम लोग जिसको रेफरेंस लेते हैं उसको क्या लिखते हैं, V2 एंगल 0 डिग्री। और I2 वो क्या होगा, लैग करेगा, तो ये क्या हो गया, I2 एंगल -φ2। जहाँ पे ये φ2 क्या है, ये एंगल है V2 और I2 के बीच में, है ना। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लैग कर रहा है। नाउ अब हम लोग E2 को हम लोग क्या लिख लिए, ओके, E2 को हम लोग लिख लिए सिंपल V2, या हम लोग यहाँ पे E2 लिख लिए, है ना। तो E2 इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री प्लस I2 एंगल -φ2 RE2 प्लस JXE2। ओके, तो इसको ही पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। तो E2 V2 एंगल 0, तो V2 ये हो गया 1 प्लस J0। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे I2 कॉस ऑफ -φ2 प्लस J साइन ऑफ -φ2, है ना। और ये RE2 प्लस JXE2। सो सिंपल। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। E2 इक्वल टू V2, ये तो 0 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे I2 मल्टीप्लाई करो RE2 कॉस φ2, ये मल्टीप्लाई हो गया, J² इक्वल टू -1, है ना। तो -1 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वन I2 इसमें भी है ना, इसको I2 हम लोग बाहर लिख देते हैं सिंपल। ओके, तो I2 RE2 कॉस φ2, यहाँ J² इक्वल टू -1 और माइनस साइन -φ2 माइनस साइन φ2, तो ये हो गया I2 XE2 साइन φ2 प्लस J कंपोनेंट के साथ हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना। तो J I2 कॉस φ2, I2 XE2 कॉस φ2 माइनस I2 RE2 साइन φ2, दिस वन। ओके, ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल V2 को इधर ले आए, E2 माइनस V2 लिख सकते हैं। पर यूनिट वोल्टेज रिलेशन यानी कि E2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, यही है ना। तो E2 माइनस V2, तो ये हो गया I2 RE2 सारे टर्म में डिवाइड होगा E2 से, प्लस I2 XE2 E2 साइन φ2। क्लियर, प्लस J, ये पूरे में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कॉस φ2 माइनस I2 E2। सो सिंपल। अब ये जो टर्म है ऊपर का टर्म, ये E2 से बहुत 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 छोटा है ना। तो हम लोग लिखते क्या है, सिंपल सिंस I2 XE2 कॉस φ2, ये टर्म है ना, माइनस I2 RE2 साइन φ2 इज वेरी वेरी लेस देन E2। जब ये बहुत बहुत छोटा है
तो इस टर्म को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई E2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये टर्म नेगलेक्ट हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन को, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 बाई E2 इक्वल टू I2 RE2 E2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 E2 sin phi 2। ये हमारा आ गया है ना। अब ये जो हमारा आ गया, तो इसको हम लोग जो है और सजा सकते हैं। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा ही देते हैं, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, इसको लिखते हैं म्यू आर कॉस फाई 2 प्लस म्यू एक्स साइन फाई 2। दिस वन, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। एग्जैक्ट तो होगा E2 माइनस V2 बाई E2, जो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेट आया, जहाँ पे ये जो न्यू आर है, इसको हम लोग कहते हैं, जो जिसका वैल्यू है I2 RE2 बाई E2, ये है पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप कहते हैं इसको, ओके। और न्यू एक्स जो है I2 XE2 बाई E2, इसको पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप कहते हैं, ओके। पर यूनिट रेसिस्टिव क्यों, IR वोल्टेज ड्रॉप है, रेसिस्टिव IX भी वोल्टेज ड्रॉप है, रिएक्टिव, डिवाइडेड बाई E2 तो इसका भी यूनिट वोल्टेज, इसका भी यूनिट वोल्टेज, हेंस इट इज़ पर यूनिट। पर यूनिट हम लोग हमेशा सेम यूनिट में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडक्टिव लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, अगर हमारा जो है कैपेसिटिव लोड हुआ, सपोज कैपेसिटिव लोड हुआ, तब क्या अंतर पड़ जाएगा, ओके। तो कैपेसिटिव लोड हुआ तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा, प्लस साइन, है ना। तो ये प्लस, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, ओके, तो ये आ जाएगा माइनस, ओके, और ये आपका जो है ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस साइन, ओके, और यहाँ पे प्लस साइन, ये प्लस साइन फिर नेगलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। अब ये किसके लिए हो गया, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द कैपेसिटिव लोड। तो यानी कि अगर हम लोग फाइनली हम लोग कंक्लूड करें, तो प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं। जहाँ पे प्लस साइन जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इंडक्टिव लोड के लिए, ओके। और माइनस साइन जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है कैपेसिटिव लोड के लिए। फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओके। हम लोग इसमें अनदर फॉर्म भी वोल्टेज रेगुलेशन का भी कर सकते हैं, जो भी हम जस्ट करेंगे बाय ड्राइंग द फेजर डायग्राम, ओके। डोंट वरी, हम लोग इसको रब करते हैं, ओके। सी, ओके, तो ये हमारा सर्किट था, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है, यही इक्वेशन है जिसको हम लोग एलिब्रेट करते हैं थोड़ा सा। I2 RE2 प्लस J I2 XE2। अगर हम लोग इंडक्टिव लोड लेते हैं, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट लोड जो होता है इंडक्टिव लोड होता है, इसलिए हम लोग इंडक्टिव लोड पे ही हमेशा बात करते हैं। तो V2 इज टेकन एज रेफरेंस, और I2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, I2 एंगल माइनस फाई 2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों I2 साथ। ये I2 मैग्नीट्यूड को बताता है, ये पूरा फेजर क्वांटिटी है ना, बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए दोनों को इस तरह से लिख देते हैं। अब सोचो, अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ये हमारा जो है V2 हो गया, सिंपल V2 हो गया, है ना।
लैगिंग है अगर तो ये लैग हो रहा है, कितना एंगल से लैग हो रहा है, 5-2 एंगल्स, सिंपल। 5-2 इज द लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ओके, अब इस इक्वेशन को V2 में I2 RE2 ऐड करेंगे प्लस GI2 XE2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, E2, है ना। तो हम लोग I2 RE2 ऐड कर रहे हैं, तो I2 इस डायरेक्शन में, तो I2 RE2 भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो RE2 के कारण। अब I2 के साथ J लग गया, तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें भी J लग जाता है वो 90 डिग्री से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये I2 है, तो ये JI2 होगा, नहीं ये JI2 हो गया। ओके, यानी कि GI2 XE2 अब इसके हेड में हम लोग जोड़ेंगे, सिंपल, हम लोग इसके हेड में जोड़ दिए दिस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, I2 XE2। ओके, ये दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 5-2, है ना, एंगल 5-2 होगा। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, E2। ये इसका फेजर डायग्राम है। अब इस फेजर डायग्राम के मदद से भी जो है आप वो एक्सप्रेशन ला सकते थे जो हम लोग पहले लाए थे, है ना, डायरेक्टली इस तरह से जोड़ के। ओके, जिसमें अगर ये O है, ये A है और ये B है। ओके, हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर। तो जो हमारा OB आएगा, OB स्क्वायर, ओके, ये OB इक्वल टू क्या आएगा, OA, और ये हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ये प्लस दिस। ओके, उस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। या आप इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट सी। ओके, ये जो हमारा है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। सेम एक्सप्रेशन पहले वाला लाने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग जो है एक दूसरे फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो दूसरा फॉर्म अभी हम लोग लाएंगे, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ओके, दूसरा फॉर्म क्या है, इसको हम लोग बढ़ाएं। ओके, और इसको हम लोग रेडियस मानते हुए, ओके, ये रेडियस मानते हुए आर्क बना रहे हैं इसी पे। तो जब ये आर्क बन गया तो इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ये सेम बराबर होगा, नहीं, ये आर्क हो गया, यानी कि सर्कल, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे रख के कंपास घुमा दिया। ओके, जब आप घुमा दिए तो ये भी बी पार्ट हो गया, या बी डैश मान लो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दिए। ओके, तो अगर ये दोनों ये बी ही मान लो, है ना, तो ये जो ओ बी है, ये ओ बी क्या होगा, दिस वन, प्लस यहाँ तक हम लोग ये ऐड करेंगे, ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ ऐड करते हैं, दिस वन। ओके, ओ ए ये सी मान लेते हैं, तो ओ ए प्लस ए सी प्लस सी बी, गॉट इट। अब ये जो सी बी पार्ट है, ये सी बी पार्ट, ओके, ये सी बी पार्ट जो आ रहा है, ये सी बी पार्ट, ये बहुत छोटा होने के कारण जो है दिस वन, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। ओके, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोग कंपास करके यहाँ घुमा दिए, तो ये यहाँ से तक जो लेंथ होगा वही ओ बी होगा।
तो जब हम घुमा दिए तो ये लेंथ हमारा नेगलेक्ट हो गया, तो नेगलेक्ट हो गया तो अब हमारा जो होगा ओ बी इक्वल टू ओ ई क्या है, और ओ बी क्या है, ओ बी है E2 और ये क्या है V2 प्लस AC। गॉट इट। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस V2 इक्वल टू, ये AC देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये I2 RE2 और ये I2 XE2। तो अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 ZE2। ओके, ZE2 सिंपल। तो ये देखो ये है एक्चुअली RE2 XE2 और ये ZE2। अब याद करो ये कहाँ बनाए थे हम लोग, ये हम लोग बनाए थे जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तब तो ये हमारा कौन सा एंगल था, ये थीटा E2 था, थीटा E2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा SC, थीटा AC था। ओके, तो ये थीटा AC हो गया। तो अगर हम इसमें सारे में I2 मल्टीप्लाई कर दे तब भी यही रहेगा। तो ये पार्ट का परपेंडिकुलर ये हमारा क्या होगा, ओके, ये पार्ट एक्चुअली हमारा क्या होगा, अब ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट हो गया I2 ZE2। अब ये परपेंडिकुलर डाले तो ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल है पूरा, ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा SC एंगल। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, जस्ट सी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा थीटा SC माइनस φ2। तो ये एंगल पता चल गया। तो ये अब ये आ गया, देखो ये है I2 ZE2। ओके, और ये हमारा हो गया ये एंगल क्या, थीटा SC माइनस φ2। तो परपेंडिकुलर डाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है AC। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, I2 ZE2 कॉस थीटा SC माइनस φ2। गॉट इट। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 बाई E2। ओके, तो E2 माइनस V2 क्या है, AC क्या है, I2 ZE2 डिवाइडेड बाई E2 कॉस थीटा SC माइनस φ2, दिस वन। ओके, यानी कि पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा, ये क्या है, Z ये वैल्यू कॉस थीटा SC माइनस φ2। थीटा SC आपको पता चल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ हम इसको फाइनली देखो, अगर हम इसको पाना चाहते हैं पहले वाला एक्सप्रेशन, तो पहले वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। जस्ट सी, इसको मैं रब करता हूँ। ओके, नाउ जब आप इसको तोड़ेंगे तो कॉस थीटा SC कॉस φ2 प्लस साइन थीटा SC साइन φ2, कॉस A माइनस B। नहीं, अब ये बताओ, इससे कॉस थीटा SC इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा SC इक्वल टू RE2 बाई ZE2, RE2 बाई ZE2, और साइन थीटा SC इक्वल टू क्या होगा, XE2 बाई ZE2, XE2 बाई ZE2, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ये
ये हो गया I2 ZE2 बाई E2 cos थीटा SC RE2 बाई ZE2 cos फाई 2, ओके, प्लस फिर ये लिखेंगे I2 ZE2 बाई E2 साइन थीटा SC XE2 बाई फट ZE2, ओके, इंटू साइन फाई 2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, I2 RE2 बाई E2 लिख सकते हैं हम लोग, cos फाई 2 प्लस I2 XE2 बाई E2 साइन फाई 2। ओके, आ गया पहले वाला एक्सप्रेशन, है ना। दिस वन cos फाई 2 I2, ये हमारा सॉरी न्यू एक्स साइन फाई 2। ये इंडक्टिव के लिए था, कैपेसिटिव के लिए क्या होगा, माइनस लग जाएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस और कंडीशन के बारे में, इम्पोर्टेंट इन कंडीशन ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द डिफरेंट पावर फैक्टर, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। सो उन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। ये तो हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस किए और फार्मूला किए, है ना। नाउ हम लोग इसके बारे में अब नेक्स्ट में डिटेल से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।